आज मेरे इस खेती का जो है सबसे बड़ा अगर मैं उपलब्धि अगर किसी को देना चाहूँगा तो गौ माता को देना चाहूँगा। यहाँ पर हमने आम के जो पौधे लगाए हुए हैं, लगभग मेरे पास 15 प्रजाति के पौधे हैं। खांसी की जो है दवाई इससे बनाई जाती है। और दूर वहाँ पर देखिए वो जो है इलायची का पौधा एक प्रयोग के तौर पे लगाया हुआ है यहाँ पर हमने। तो लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे क्या ये किया जा सकता है क्या, और ये उनका कहने का कारण ये था कि ऐसी खेती उन्होंने इस क्षेत्र में कभी देखी नहीं थी। एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जो करीब करीब 8 एकड़ में फैला हुआ एक बगीचा है, और इस बगीचे को तैयार किया है यहाँ के शिक्षक अविनाश पात्र ने। और इस पात्र की मेहनत की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने एक संघर्ष के तौर पर इसे एक चुनौती के जैसे लिया और आज 8 एकड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर दिया। मैं आपको थोड़े सा आज से करीब 7-8 साल पीछे जाना चाहूंगा और पीछे की स्टोरी आपको बताऊंगा कि जब शिक्षक ने यहाँ पर जब पौधा लगाना शुरू किया या जब यहाँ पर खेती लगाना शुरू किया तो बिल्कुल ये बंजर थी। यहाँ के ग्रामीण कहते थे, शिक्षक को समझाते थे कि बंजर जमीन पर क्यों आप इस तरह का मेहनत करना चाह रहे हो, क्यों आप पत्थर पे अपना सिर पटक रहे हो। तो ग्रामीण कहते थे कि इसमें आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन शिक्षक के जुनून और उनकी मेहनत की बदौलत आज मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो चारों तरफ का एरिया है, चारों तरफ का एरिया यहाँ पर पूरी तरह से हरा भरा है। यहाँ पर तमाम कई तरह की पत्तियां हैं। यहाँ पर औषधि मिलेंगे आपको, यहाँ पर फलदार वृक्ष मिलेंगे आपको, यहाँ पर फूल मिलेंगे आपको। शिक्षक अवनीश पात्र यहाँ पर अपने गार्डन पर लगातार सुबह भी समय देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्तियों को काट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक अवनीश पात्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पात्र जी, सबसे पहले तो आपको इस 8 एकड़ के विशाल गार्डन के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। पात्र जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जब आज से करीब 8-10 साल पहले ग्रामीण कहते थे, जब आपने स्टार्टिंग में जब कार्य शुरू किया यहाँ पे, ग्रामीण कहते थे कि नहीं, क्यों आप अपने पत्थर पे आप सिर मार रहे हो, ये तो बंजर भूमि है, कुछ नहीं हो सकता। कई लोग तो आपको ये भी कहते थे कि नहीं, ये शिक्षक पागल हो गया है, ये शिक्षक के पास ज्यादा समय है तो अपना समय खराब कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बात उस समय इसलिए आती थी कि ये जो जमीन है यहाँ पर किसी प्रकार की फसल नहीं होती थी। बमुश्किल जो है यहाँ पर उड़द जैसी फसल, उसके बाद कुछ लोगों ने जो है मक्का लेना शुरू किया था इस क्षेत्र में। लेकिन ये जो पेश था यहाँ पर थोड़ी सी जो है बंजरता इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो है पानी का जमाव ज़्यादा था, लीचिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा था, बलुई मिट्टी थी, जिसके कारण जो है अन्य कोई फसल यहाँ पर नहीं लिया जा सकता था। तो उस समय मैंने यहाँ पर जब खेती का शुरुआत किया तो उस समय इस सब चीज़ों को लोगों का अनुभव भी नहीं था कि ऐसा भी जो है खेती किया जा सकता है। तो शुरुआत में जब हमने किया तो लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे क्या ये किया जा सकता है क्या, और ये उनका कहने का कारण ये था कि ऐसी खेती उन्होंने इस क्षेत्र में कभी देखी नहीं थी। और सॉइल टेस्ट भी उस समय हमने किया था तो यहाँ का जो है मिट्टी जो है बहुत ही जो है उर्वरता जो है नष्ट हो गई थी। और उर्वरता नष्ट होने का एक प्रमुख कारण ये था कि यहाँ मक्के की जो खेती होती थी उसमें रासायनिक जो है खाद का उपयोग ज़्यादा होता था। लोग इस बात को नहीं समझते थे कि रासायनिक खाद के ज़्यादा उपयोग होने के कारण ज़मीन की उर्वरता में जो है कमी आई है। तो जब हमने यहाँ पर खेती शुरू किया तो सबसे पहले जो है यहाँ के मिट्टी को जो है उर्वरा युक्त बनाया, जो कि अन्य फसलों के लिए उपयोगी हो सके। और उसका मैंने विकल्प ये देखा कि यहाँ पर जो है वृक्षारोपण किया जाए। पात्र जी, अपन चलते चलते बात करेंगे थोड़ा सा। पात्र जी, सबसे एक सवाल आपसे तो ये है मेरा पहला, एक दूसरा सवाल आपसे ये करूंगा मैं कि जिस दौरान आपने काफ़ी मेहनत किया था, मेहनत के दौरान ये सुनने में आया है कि पहले तो आपको 4 से 5 साल रिजल्ट नहीं मिला, 6वें साल आपको रिजल्ट मिला। क्या उस दौरान आपको कहीं पे निराशा हाथ लगी कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है? इसके विषय में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। शुरुआत में तो निराशा कब होती है, जैसे कोई भी किसान जो है फसल उत्पादन करता है तो वो उसके ऊपर लागत लगता है और वो चाहता है कि लागत का रिटर्न मुझे तुरंत मिले। और हम जब किसी रासायनिक खेती को जो है जैविक रूप में परिवर्तित करते हैं तो उस समय हमें अनुभव भी उतना नहीं था। लेकिन अब हम इस बात को समझते हैं कि 3 से 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। लेकिन उस समय जब शुरू में हमने इसे जो है परिवर्तन करना शुरू किया, जिसमें कि हमने मिट्टी में बदलाव किया, पत्तियों को जो है सड़ा करके जो है उसका उर्वरक बनाया, गोबर की खाद डाला, तो शुरुआती वर्षों में जो है हमको उतना जो है परिणाम दिखता नज़र नहीं आ रहा था। तो उस समय थोड़ी सी निराशा तो हुई कि हम लागत लगा रहे हैं नहीं, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ और लोगों से जो संपर्क किया जो कि पूर्व में जो है जैविक खेती करते रहे, तो उनसे बात करने पर जो है हमें दिलासा मिली कि हाँ, इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। और धीरे धीरे जो है धीरज रख करके आगे हमने काम करना शुरू किया इस पे। तो पात्र जी, हम इधर चलते चलते आपसे लगातार बातचीत करेंगे। पात्र जी, मेरा तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है
कि आखिर पर्यावरण के प्रति आपके अंदर इतना ज्यादा प्रेम कैसे आया, कि आपने, आपका उद्देश्य कैसा रहा कि नहीं मैं इतना विशाल गार्डन तैयार करूंगा, इन बातों को डिटेल में बताएंगे। नहीं, जैसे मैंने शुरुआत किया था उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मुझे विशाल गार्डन मेरा बन जाएगा, और इसको मैं विशालता नहीं मानता, क्योंकि पर्यावरण को की रक्षा करना हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। आज जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, आज हम खेती भी करते हैं, धान की भी खेती करते हैं। धान की खेती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए जो है बिना चावल के जो है व्यक्ति का पोषण नहीं हो सकता। लेकिन आज धीरे धीरे लोग धान की खेती में हो ये रहा है कि मेड़ों के पेड़ को काटते जा रहे हैं। पहले न तो धान की खेती में भी मेड़ में जो है पेड़ मौजूद होते थे। तो मैंने जब इसको तैयार किया तो मैंने ये किया कि मेरे पास जो है सभी फसलों का जो है एक ऐसा रूप हो और लोगों के लिए एक मॉडल बने कि लोग ये देखें कि इस फसल के साथ भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और मैंने वहाँ पर से जो है एक वृक्षारोपण की शुरुआत की, और पहले शुरुआत के तौर में जो है 40 आम के पौधे से मैंने यहाँ शुरुआत किया था। पहले वर्ष में मैंने जो है 40 आम के पौधे लगाए थे, और वहाँ से जो है मैंने इस जो है उद्यान को बनाने की शुरुआत की थी। पात्र जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि आप हालांकि इसे विशाल नहीं मानते, आपने बहुत अच्छी बात हमारे वोकल टीवी पर कही कि आजकल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और हर व्यक्ति को पेड़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए, कहीं कि हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए पौधा लगाया जाना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है पात्र जी कि आप यहाँ पर रासायनिक मतलब खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे गोबर खाद का प्रयोग होता है, गोबर खाद से आप खेती करते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा हमारे डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आज भी ये चीज़ें रहती है कि नहीं, यदि हम गोबर खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी मतलब हमारा फसल कम होगा। लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ बताएंगे आप? जी, गोबर के बारे में लोगों की भ्रांतियां इसलिए है कि, और जो परंपरागत जो लोग उपयोग करते रहे वो जानते हैं, लेकिन तुरंत जो है रिजल्ट मिले इसलिए जो है लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, रासायनिक खाद का जब हम खेत में उपयोग करते हैं तो रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जहाँ पर जो है, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ, सन 2000 में जब मक्के की खेती होती थी इस क्षेत्र में शुरुआती दौर में, तो उस समय 1 एकड़ में जो है 7 से 8 किलो जो है DAP का उपयोग होता था, और आज उसका रेशियो जो है 70 से 80 किलो बढ़ गया। करने वाले 2 बोरी भी करते हैं, 1 क्विंटल तक का भी खाद उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों के सामने लाना जरूरी है कि जब हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसका रेशियो बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो प्रथम साल में हमको उसका परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन वही जो हमने पहले साल में डाला है खाद, उसका परिणाम हमको दूसरे तीसरे साल में दिखना चालू होगा। और धीरे धीरे जैसे हम डालते जाएंगे तो मिट्टी जो है परिवर्तित होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मिट्टी इतनी उर्वरता युक्त हो जाएगी कि फिर हम उसमें खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पात्र जी, आपने सभी बिंदुओं पर, सभी विषय पर आप अच्छे से दर्शकों को समझा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं बहुत अच्छे से। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है पात्र जी, आखिर आज अवनीश पात्र एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। क्षेत्र में अवनीश पात्र के विषय में चर्चा होती है कि अवनीश पात्र ने कहीं ना कहीं जो अपने दम पर जिस तरह की यहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित की है, या जिस तरह चारों तरफ हरा भरा जो माहौल आपने बनाकर तैयार किया, इसके लिए आपकी प्रशंसा होती है। अवनीश पात्र के सफलता के पीछे की कहानी क्या है, ये थोड़ा बताएंगे? मेरे सफलता के पीछे की कहानी ये है कि मेरा एक शौक था, और ये मेरा शौक आया मेरे पिताजी से। उनको जो है गार्डनिंग का शौक था, और उनका एक शौक था कि एक जो है ऐसा उद्यान बने, एक ऐसी जगह तैयार हो कि जहाँ कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी संग्रह हो। और उनसे ये प्रेरणा लेकर के जो है मैंने इस उद्यान की शुरुआत की थी, और आज यहाँ मैंने बहुत सारी दुर्लभ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि आसपास विलुप्त होते जा रही हैं, उसको भी हमने संग्रहित करके रखा है। और यहाँ पर मैं पहले उस पर थोड़ा सा जाना चाहूँगा। जैसे मैंने धान की जो बात की थी, लोगों को जागरूक करना कि उत्पादन पे न जाएं। जैसे हम आज धान में उत्पादन ज़्यादा होकर के जो है रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसमें लागत भी तो बढ़ रहा है। लेकिन जब हम जैविक प्रोसेस पे जाते हैं तो लागत हमारा धीरे धीरे कम होता है। लागत धीरे धीरे कम होता है, जैसे उत्पादन कम हो रहा है। लागत कैसे कम हो रहा है? हम उसमें जमीन हमारी उर्वरक होते जा रही है तो उसमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम हो रहा है, लेकिन उत्पादन कम मिल रहा है, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ रह रहा है उसमें। तो अगर हम अस्पताल के खर्चे को देखें, क्योंकि रासायनिक दवाइयाँ का जैसे उपयोग करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर में भी आता है, लेकिन जब हम जैविक प्रोसेस पे जाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रह रहा है, तो ये सारे खर्चे हमारे बच रहे हैं।
तो इस तरह से जो है किसान धीरे धीरे जो है आत्मनिर्भरता को समझता है और रसायन से जो है दूर जाता है और जैविक खेती की ओर आता है। और आपने जो पूछा था कि आपके सफलता के पीछे की कहानी क्या है, तो मेरे सफलता के पीछे की कहानी ये है लोगों का सहयोग, लोगों का उत्साह देना और एक जुनून कि किस तरह से जो है एक क्षेत्र को जो है हम विकसित करें और पर्यावरण के प्रति लोगों को आकृष्ट करें और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो आज विलुप्ति की कगार पे जा रहे हैं उनको हम संरक्षित करके रखें। और उसी संरक्षण में एक एक जो संग्रह हुआ तो फिर एक जुनून नहीं आता है कि इसको हमें सुरक्षित भी रखना है, चलो ये आ गया तो ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा कदम आगे बढ़ता जाता है और हम जो है एक नए उस पे मैं बढ़ता गया और आज धीरे धीरे जो है मेरा उद्यान आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारे साथ अवनीश पात्र जी बने हुए हैं, उनके साथ अब हम लगातार चलेंगे। मेरे कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा गार्डन का दृश्य यहाँ पर दिखा दे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि जो यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षक अवनीश पात्र ने कितना ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर एक गार्डन तैयार किया है। यहाँ का मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक माहौल ऐसा रहता है कि बिल्कुल ये इस गार्डन में आते ही ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल प्रकृति के बीच आ गए हैं। प्रकृति के प्रेम का एक अनूठा जो माहौल है यहाँ पर हमें दिखता है। किसान अवनीश पात्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं ये पेशे से शिक्षक भी हैं, उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। फिर से एक सवाल उनके साथ करेंगे। पात्र जी, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको, आप यहाँ पे कितना समय देते हैं? मैं यहाँ पर सवेरे और शाम मेरा पूरा समय होता है क्योंकि बीच में जो है स्कूल का समय होता है और रविवार को पूरा समय हम लोग यहाँ पर देते हैं। और जैसे आप कितना समय कहने से, खेती एक ऐसा है जो लोग खेती करते हैं जानते हैं 24 घंटा जो है खेती से आप अलग नहीं हो सकते, क्योंकि रात को भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, बारिश का समय है, उसमें कहीं पर पानी ये है तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है और इसे छोड़ करके तो कोई कहीं जा नहीं सकता। तो पूरी तरह से जो है पूरा समय यहाँ पर देना पड़ता है। तो बीच का जो समय जहाँ पर हम नहीं रहते हैं तो कुछ जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उनको मैंने प्रशिक्षण दिया है, उनको मैंने जो है छोटी छोटी तकनीकों को बताया है। तो मेरे न रहते समय वो लोग जो है इस बात की जो है रिकवरी करते हैं और उद्यान का ध्यान रखते हैं। पात्र जी, आपका तो मतलब यहाँ के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम है कि आप रात्रि में भी यहाँ पर रहते हैं और रात्रि में भी आप यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसके विषय में थोड़ा बताएंगे। भाई रात्रि में इसलिए क्योंकि जानवरों का भी डर होता है यहाँ पर, और फिर क्या है रात में अगर हम रहते हैं तो सवेरे बहुत जो है सवेरे उठ करके यहाँ की तैयारी को देखा जा सकता है। क्योंकि देखो वृक्षों में ऐसा है जैसे कुछ कीट हैं जो कि रात को सक्रिय रहते हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो सवेरे सक्रिय रहते हैं, तो उनको भी जो है निगरानी करनी पड़ती है, तब जो है पौधों की सही देखभाल की जा सकती है। इसलिए और ये तकनीक जो है हमको यहाँ जो काम करने वाले लड़के हैं उन्हें भी सिखाना पड़ता है ताकि हम अनुपस्थित रहें उस समय इस बात का वो ध्यान रखें। क्योंकि एक बच्चे का जिस तरह से लालन पालन किया जाता है, एक पौधे का भी लालन पालन वैसे ही होता है। तो ये अवनीश पात्र जी हमसे जुड़े हुए हैं। अवनीश पात्र जी अब आगे आगे चलेंगे और हमें उनके गार्डन के विषय में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या पौधा लगाया गया है। पात्र जी, बकायदा हमारे दर्शकों को आप बताते जाइए, पौधे को दिखाते हुए कि ये कौन सा पौधा है, इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा डिटेल में आप चलते चलते हमारे यहाँ के दर्शकों को आप बताते जाएंगे। पात्र जी, बताते जाएंगे आप दर्शकों को। ये नारियल का पौधा है, ये पेड़ देखिए नारियल का जो है, इसमें अब फल लगना जो है शुरू हो गया है। और पात्र जी, अपन सीधा पूरे आपके गार्डन में घूमेंगे। आपने जैसे बताया कि जो विलुप्त हो चुके हैं जो आयुर्वेद के पौधे या औषधि के पौधे, उसको भी आपने लगाया है। तो मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पूरे गार्डन में हम लगातार सैर कर रहे हैं। हमारा सैर लगातार अभी जारी रहेगा क्योंकि 8 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। तो यहाँ की पूरी एक और चीज़ को यहाँ पर हमको बताने जा रहे हैं। जी बताइए। ये एक औषधि पौधा है बच, खांसी की जो है दवाई इससे बनाई जाती है। और दूर वहाँ पर देखिए वो जो है इलायची का पौधा एक प्रयोग के तौर पे लगाया हुआ है यहाँ पर हमने, और देखते हैं 2 से 3 वर्षों में कि उसका फल किस तरह से इस क्षेत्र में आ सकता है। और ये तो बच है, इसका जो है जड़ का उपयोग किया जाता है, पत्तियों का उपयोग किया जाता है खांसी की दवाई के रूप में। मतलब कोई भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कर सकते हैं। जी। और इसके लिए हम ये कहते हैं, कोई जैसे इस दवाई को लेने आता है तो हम उससे स्पष्ट कहते हैं कि आप किसी वैद्य की देखरेख में जो है इन दवाइयों को लीजिए, किसी जानकार के देखरेख में दवाइयों को लीजिए। तो ये थे किसान अवनीश चंद पात्र। अपने गार्डन के विषय में जो विशेषता है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके विषय में हमको टोटल डिटेल दे रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि वोकल टीवी राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ तमाम विषयों पर लेकर अपनी बातचीत रखता है। आज पर्यावरण के प्रति एक शिक्षक का जो प्रेम है, उस प्रेम को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं।
किसान अवनीश पात्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूरे उनके गार्डन को घूमेंगे। पूरे उनके गार्डन को घूमने के बाद यहाँ पर जो औषधि पेड़ लगाए गए हैं, यहाँ पर जो फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया, कितना ज़्यादा मेहनत किया, उनका कितना इसमें इस दौरान क्या स्थिति परिस्थिति रही, उसके विषय में वो लगातार हमें बताते चल रहे हैं। और हम आपको यहाँ का पूरे डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, यहाँ के पौधे रोपण को लेकर कितना ज़्यादा प्रयोग करना पड़ा। हमने जब शुरुआती में जब किसान अवनीश चंद्र पात्र से बात की तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में तो उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन जब रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करके जब उन्होंने गोबर खाद का प्रयोग किया तो आज स्थिति ये है कि 6 से मतलब 7 साल हो चुके हैं, उनका फसल काफ़ी अच्छा आ रहा है और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम भी किसान भाइयों से अपील करेंगे कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो गोबर खाद होता है, गोबर खाद का प्रयोग करें। हालांकि आपको 1-2 साल तो परेशानी होगी, लेकिन 1-2 साल के बाद जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो बढ़ेगी उसे देखिए, इसमें आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। और हम यहाँ पर जो गार्डन के जो अलग अलग एरिया है, गार्डन के अलग अलग एरिया से होते हुए हम यहाँ पर निकल रहे हैं। पात्र जी से मैं कहूँगा कि पात्र जी थोड़ा सा हम यहाँ पर फूलों के गार्डन के बीच पहुँच चुके हैं, तो फूलों के विषय में कुछ बताइए हमको। यहाँ कुछ फूलों के पौधे में हमने संरक्षित किया हुआ है, जैसे यह गुड़हल का पौधा है और इसमें मेरे अगर उद्यान में आप घूमेंगे तो गुड़हल की जो है करीब मेरे पास जो है 14 से 15 प्रजाति है अलग अलग रंगों की। आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो हर जगह आपको मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के जो है पुष्प मेरे यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें कुछ पुष्प जो है दवाइयों में भी काम आते हैं और कुछ जो है सजावटी के रूप में हम लोग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। पात्र जी, जैसा कि आपने बताया कि हमने 14 से 15 प्रजाति इसकी लगाई है और आपके यहाँ अलग अलग फूल भी नजर आ रहे हैं, जो ये फूल ये क्षेत्र में नजर नहीं आते, तो आपने ये सब पौधे कहाँ से लाए या इन सब पौधों का जो कलेक्शन आपको कहाँ से मिल पाया? इन पौधों का संग्रह मैंने अलग अलग नर्सरियों से किया है, जिसमें कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्र भी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो है नर्सरी है वहाँ से हैं और विभिन्न जो है आंध्र प्रदेश इधर से जो नर्सरियों में आते हैं पौधे, वहाँ से मैंने ये कलेक्शन किया है। और मेरी एक आदत है, मैं जहाँ पर जाता हूँ एक थैला लेकर के जाता हूँ, मुझे जो भी पौधा मिलता है मैं लेकर के आता हूँ। हम चूंकि आपके गार्डन के अंदर वाले एरिया पर आ गए हैं, तो जो भाटा का जो आपने अभी फसल लगाया यहाँ पर दिख भी रहा है, तो इस फसल के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? नहीं, भाटा के फसल के लिए जो है समय समय पर उसकी कोड़ाई करनी पड़ती है और यह फसल तो 2 बार लिया जा सकता है कि एक बार जैसे फसल समाप्त होती है तो उसे काट करके दोबारा फसल लिया जा सकता है और ये तीसरी फसल है ये। और एक तरह से यह ज़्यादा इसमें अब मेहनत नहीं लगती है दूसरे तीसरे फसल में, लेकिन इसमें भाटा में दिक्कत ये आती है कीट का ज़्यादा जो है समस्या इसमें आती है। तो कीट की समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप? कीट की समस्या को दूर करने के लिए हमने जो है गौमूत्र और नीम से जो है उससे हम लोग जो है खुद जो है यहाँ पर रासायनिक कीटनाशक जैविक कीटनाशक का उपयोग बनाते हैं और उसका उपयोग हम इसमें करते हैं। पात्र जी, आपने गौमूत्र के विषय में बात छेड़ दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन भी गौमूत्र खरीद रही है, शासन ने एक नई योजना शुरू की है। पात्र जी, थोड़ा सा हमको ना डिटेल में बताएंगे, हमारे किसान भाइयों को या दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आज लोग ना अधिकांश ना कीटनाशक का उपयोग करते हैं। कीटनाशक कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है, तो गौमूत्र से कैसे तैयार किया जाता है उसके विषय में डिटेल में बताएंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्योंकि आज मेरे इस खेती का जो है सबसे बड़ा अगर मैं उपलब्धि अगर किसी को देना चाहूँगा तो गौ माता को देना चाहूँगा, क्योंकि गोबर और गौमूत्र के प्रयोग से अद्भुत हमको परिणाम मिलते हैं और हम रासायनिक कीटनाशक और दवाइयों को पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि अपने आप में गौमूत्र जो है अमृत है। जिस तरह से जीवन के लिए अमृत है, पौधों के लिए भी अमृत है और हम गौमूत्र की सहायता से पूरे कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, फंगस जो है कवक विरोधी का भी उपयोग बनाने का भी उपयोग करते हैं और गोबर से जो है हम कंपोस्ट तो बनाते ही हैं और गोबर और गौमूत्र से मिलाकर जो जीवामृत बनाते हैं उस जीवामृत के उपयोग से जो है पौधों को जो है पोषण मिलता है और किसी तरह के जो है रोग व्याधि से जो है पौधे मुक्त रहते हैं। तो अवनीश चंद्र पात्र लगातार जुड़े हुए हैं, पूरी स्थिति परिस्थितियों को बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, आम के गार्डन के बीच में पहुँच गए हैं। आम, मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे कि आम का बहुत ज़्यादा यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। बिल्कुल एक मतलब कहा जा सकता है कि 8 एकड़ का जो गार्डन है, 8 एकड़ के गार्डन के बीच में
आम का इतना सारा वृक्ष, मतलब ये आम का एक अलग मतलब बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं। पात्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आम का कितना ज़्यादा वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है और आम के वृक्ष को इस लेवल पर तैयार करने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ा और यहाँ पर आम का वो कितना ज़्यादा फसल लेते हैं। तमाम सवालों के जवाब देंगे। पात्र जी आम के वृक्ष के विषय में डिटेल में बताएंगे, आम के फसल के विषय में। यहाँ पर हमने आम के जो पौधे लगाए हुए हैं, लगभग मेरे पास 15 प्रजाति के पौधे हैं और जिसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इस क्षेत्र में कम चलती हैं और कुछ प्रजातियां हमने ज़्यादा उसको रखा है कि जो बाज़ार में जो है ज़्यादा चलता है। और आम जो है ये सारे ग्राफ्ट पौधे हैं, कलमी पौधे हैं, कलम लगे हुए पौधे हैं और इसको जो है पूरी तरह से जो है फल आने में जो है 5 से 6 साल लग जाते हैं। वैसे तो तीसरे साल से फल आना शुरू हो जाता है, लेकिन पौधे की परिपक्वता को देखते हुए जो है 6 साल का इंतजार करना बेहतर होता है। 6वें साल से जो है इसमें फसल आना हमारा शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है फसल हम लेना शुरू करते हैं आम में। पात्र जी आम के फसल से मुनाफा ले रहे हैं आप? हम मुनाफा मिलना शुरू हो गया है हमें, जो है ठीक ठाक हो रहा है फसल जी। तो पात्र जी ने आम के विषय में बताया और आम के साथ साथ अब दूसरे वृक्ष को अपन यहाँ पर देखना चाहेंगे। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम के बीचों बीच केला का फसल, केला का पौधा लगाया गया है। पात्र जी से इसके विषय में भी ये भी एक बिल्कुल नया प्रयोग है कि जो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आम का वृक्ष है और बीच में यहाँ पर केला का पौधा लगाया गया है। पात्र जी इसके विषय में कुछ बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल एक भी नया प्रयोग है कि जगह कम और आप 1 से 2 यहाँ पर पौधा लगाकर उसकी भी फसल ले रहे हैं। जी, यहाँ केले के विषय में मैं बताना चाहूँगा। ये केला का फसल हम तब लेते थे जब आम का पौधा छोटा था, तो शुरुआती 2 से 3 साल तक जो है हम केले की फसल लेते गए और जब आम का पेड़ बड़ा हो गया और छाया में जो है केले की फसल को नहीं ली जा सकती, तो हमने पौधे को नष्ट नहीं किया है, पौधे को बराबर रहने यहाँ पर हम लोग दिए हैं। जितना बढ़ता है तो ये 2 काम आता है। एक तो जो है हमारी गौमाता के जो है चारे के काम आता है ये, और दूसरा जो है दीपावली के समय में लोगों को पौधे की ज़रूरत होती है, तो उससे हमको कुछ आमदनी भी हो जाती है और लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति भी हो जाती है। और ये पौधे को उखाड़ के हमने इसलिए नष्ट नहीं किया है और इसके रहने के कारण होता ये है कि इसकी पत्तियां जो गिरती है उससे कंपोस्ट भी उत्पन्न हो जाता है और गौमाता के चारा के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो तीसरे साल के बाद हम इसे उखाड़ करके फेंक देते, लेकिन न फेंक करके हमने इसे आम के बीच में रखा हुआ है, क्योंकि बढ़ता तो नहीं है छाया में, लेकिन उसका उपयोग हमारा हो रहा है। आप राज्य स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी कई बार आपको पुरस्कृत हो चुके हैं, इसके विषय में कुछ डिटेल बताइए। पुरस्कार मिल चुका है आपको? जी, उपलब्धि के लिए जो है पुरस्कार मुझे मिला है और उस पुरस्कार का श्रेय जो है मैं आसपास के किसानों को देना चाहूँगा कि जिनके उत्साह के कारण जो है हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं जितना भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ये सिर्फ एक डेमो के रूप में कर रहा हूँ कि किसान इसे देखें और इसे सीखें। पात्र जी आपके गार्डन में कुछ आपने खरगोश भी पाले हैं या गाय भी पाले हैं या कोई और भी जीव जंतु पाले गए हैं, उसके विषय में कुछ बताइए। भाई गाय हमारा जो है ज़रूरत है, इसलिए हमने गाय को रखा हुआ है, क्योंकि बिना गौ माता के जो है जैविक खेती नहीं की जा सकती, इसलिए हमने गौ सेवा के लिए जो है गाय रखा है। और उससे, और ऐसा नहीं है कि गाय हमने रखा है तो उस पर हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं, गाय से हमें आमदनी भी होती है। सबसे पहली बात तो जो कंपोस्ट हम बाहर से लेते वो कंपोस्ट हमें गाय के कारण जो है मिल जाती है। और अन्य जो है कुछ बर्ड्स हैं रखे हैं, जैसे जिसमें मुर्गी है, बतख है, ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि इको फ्रेंडली ये लोग जो है साथ में रहे, क्योंकि किसी का वेस्ट किसी के काम आता है। जैसे गौमाता खाती है, कुछ घास जो बच जाता है उसे हम जो है उस डबरी में फेंक देते हैं जहाँ पर उनकी बतख चरती है, तो घास सड़ता है और उसके लिए जो है खाद का उपयोग हो जाता है। घर में हमारे यहाँ काम करने वाले भोजन करते हैं, उनका भोजन बच जाता है, उस भोजन को कहाँ फेंकें, तो मुर्गी रखे हुए हैं जिसके कि वो भोजन जो है वहाँ हम दे दें तो मुर्गी जो है खा जाती है। तो इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो है हमने कुछ जो है अन्य प्रजाति के जो जीव हैं उसे यहाँ हमने रखा हुआ है। इको फ्रेंडली के विषय में जो बता रहे थे किसान अवनीश पात्र, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने राजहंस का भी पालन किया है। यहाँ पर इको फ्रेंडली के रूप में राजहंस के साथ साथ खरगोश भी रखा गया है, जो अमेरिकन चूहे होते हैं, अमेरिकन चूहे रखे गए हैं। और गौ माता का भी किसान अवनीश चंद पात्र पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके खेती का मुख्य आधार गौ माता है, क्योंकि गौ माता से जो मिलने वाला जो गोबर है या जो गौमूत्र है उसी के प्रयोग से उनकी खेती लगातार जारी होती है। हमने जो किसान अवनीश चंद पात्र के विषय में
पूरी चीज़ों को उनको बताया, उनके मेहनत को दिखाया। उन्होंने कहा कि खेती से व्यक्ति को जुड़ा रहना पड़ता है, और यदि यहाँ पे अनुपस्थित भी रहते हैं तो उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा काम सिखा दिया है कि उनकी अनुपस्थिति में खेती का यह काम अच्छे से पूरा हो जाता है। ऐसे में हम भी किसान भाइयों से अपील करते हैं कि आप भी अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और जो फसल का जो सेवन करता है वो व्यक्ति भी इससे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवो।